अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट हु इज़ द कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिस्ट मैनेजमेंट। तो जब भी बात साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर की जाएगी तो उसका राइट आंसर क्या है? F.W. टेलर। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। हु इज़ नोन एज फादर द जनरल मैनेजमेंट। जब जनरल मैनेजमेंट के फादर की पूछी तो यहाँ पे हेनरी फ्योल करोगे। जब साइंटिफिक की पूछी है साइंटिफिक फादर कौन है तो कौन थे? F.W. टेलर। और अगर जनरल मैनेजमेंट की पूछी जाए तो उनके फादर कौन थे? हेनरी फ्योल, जिन्होंने क्या दिया था? 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल इज कंसर्न विद। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ टास्क, साइंटिफिक इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स। देखो, हार्मनी का मतलब होता है यूनाइटी यानी एकता, और आपकी एकता कैसे बिजनेस में बनी रह सकती है? जब आप अपने शेयर्स को, जो अपना गेन का शेयर है, उसको किसके साथ शेयर करोगे? वर्कर्स के साथ। यानी जो प्रॉफिट आपको अचीव हुआ है उसमें आप वर्कर्स को भी पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज कंसर्न विद। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे वन पर्सन है जिसने प्लानिंग की है, और जो प्लानिंग कर रहा है वही आपको क्या दे रहा है? आपको ऑर्डर दे रहा है या कमांड दे रहा है। ठीक है, तो वन हेड वन प्लान, तो यही आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि जिसने प्लानिंग की है उसी को पता है कि काम को किस तरह से अच्छे से करवाना है, तो वो काम के कराने की डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन हेड वन प्लान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एस्पिरिट द कॉर्प्स। एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे टीम वर्क, कि जो भी आप काम कर रहे हो वो टीम वर्क में कर रहे हो। ठीक है, तो टीम वर्क गैंग प्लैंक हो नहीं सकता, गैंग बॉस अंडर यूनियन स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यूनियन स्ट्रेंथ है। गैंग प्लैंक कहाँ यूज़ होता है? ये आपका स्केलर चेन में यूज़ होता है, जब आप यहाँ से नीचे ऑर्डर दे रहे हो और नीचे से शिकायतें ऊपर जा रही हैं। ठीक है, तो जब आप इस चेन को कम्युनिकेट करने के इतने लंबे प्रोसेस को छोड़ के नीचे आपस में कम्युनिकेट करते हो, तो यहाँ पे आपका गैंग प्लैंक यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात पूछी जा रही है आपसे एस्पिरिट द कॉर्प्स, यानी आप मिल के काम कर रहे हो, तो यूनियन स्ट्रेंथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैंग प्लैंक इज कंसर्न अबाउट। गैंग प्लैंक मैंने अभी बताया एक स्केलर चेन होती है। मान लो यहाँ पे ए काम कर रहा है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी। अब अगर आप एक चेन देखो तो जो बात जी को पता है वो पहले एफ को बताएगा, फिर ई को, फिर ए के पास जाएगी, फिर वहाँ से घूम के बी के पास, फिर सी के पास, फिर डी के पास। यानी इस लंबे प्रोसेस से अगर आपको कोई बात गुजारनी है तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो, डायरेक्ट सेम लेवल पे ये दोनों जी और डी काम कर रहे हैं, इन दोनों के बीच अगर आप कम्युनिकेट करते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो, तो ये गैंग प्लैंक कहलाता है। तो यहाँ पे यही आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड विद F.W. टेलर। F.W. टेलर ने क्या नहीं दिया था? देखो, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, ये तीनों F.W. टेलर ने ही प्रोवाइड किए थे, लेकिन स्केलर चेन किसने गिवन था? हेनरी फ्योल ने। तो ये हेनरी फ्योल ने दिया था, इसलिए ये टेलर ने नहीं दिया। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, स्केलर चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शनल फोरमैनशिप इज कंसर्न विद। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होती है? कि जो पर्सन
जो भी पर्सन जिस काम को करने के लिए, जिस वर्क को करने के लिए एबल है, यानी जिसके अंदर जो स्किल्स या एबिलिटी है, उस वर्कर को वही काम आप प्रोवाइड कर दो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डिवीजन ऑफ वर्क। फंक्शनल फोरमैनशिप किसने दी थी? FW टेलर ने। और उन्होंने क्या कहा था कि जिस पर्सन को या जिस वर्कर को जो स्किल्स आती है उसको वही काम उसकी पावर अथॉरिटी के अनुसार डिवाइड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका नॉट टू प्रोवाइड फ्री टाइम टू वर्कर्स, बी है आपका सेपरेट प्लानिंग फंक्शंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, सी है आपका टू सेपरेट टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रॉम CEO, एंड डी है आपका नॉट टू डिवाइड द वर्क। देखिए FW टेलर ने ये दिया था और उन्होंने क्या कहा था कि फंक्शनल फोरमैनशिप में उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग लिया था जिसके अंदर 4 पर्सन्स को हायर किया था, और उसके बाद प्रोडक्शन को अलग। ठीक है, तो यानी उन्होंने सेपरेट कर दिया था प्लानिंग डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। तो आपका बी आंसर राइट हो जाएगा, सेपरेट प्लानिंग फंक्शंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कि जो प्लान करेगा वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, दोनों को उन्होंने क्या कर दिया था? सेपरेट। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि आप एलिमिनेट कर दो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को, कि जो भी ऐसे मूवमेंट्स हैं जिनमें आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, उन सभी मूवमेंट्स को, उन सभी एक्टिविटियों को आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, बाहर निकाल दो, जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और टाइम कम लगे। अब मोशन स्टडी का एक एग्जांपल और देखिए, मान लो कि ये मोशन स्टडी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक टीचर खड़ा है और यहाँ पे उसका बोर्ड है, बच्चों को पढ़ा रहा है। अब वो बोर्ड पे लिखने के लिए चौक और डस्टर लेता है, और मान लो ये चौक और डस्टर मैंने यहाँ रखे हुए हैं। ये टीचर यहाँ से जाता है, यहाँ चौक और डस्टर उठाता है, फिर बोर्ड पे आके लिखता है। तो ये एलिमिनेट कर दो, ये जो प्रोसेस है, इतनी दूर जा रहा है फिर यहाँ से वापस घूम के आ रहा है, इस पूरे प्रोसेस को एलिमिनेट कर दो। इसके हाथ में यहीं बोर्ड के पास ही अगर चौक डस्टर प्रोवाइड कर दे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़ा पाएगा। अदरवाइज़ ये बार बार यहाँ पे चौक और डस्टर लेने ही जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो यही टेलर ने कहा था कि मोशन स्टडी में आप वेस्ट टाइम को यहाँ पे एलिमिनेट कर दो, जो भी काम आप अनप्रोडक्टिविटी में कर रहे हो उन मूवमेंट्स को हटा दो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, साइंस नोट रूल ऑफ थंब प्रिंसिपल इज गिवन बाय। तो ये प्रिंसिपल किसने दिया था? ये दिया था आपका FW टेलर ने। कि उन्होंने कहा था, इसके अंदर क्या कहा था कि लकीर के फ़कीर मत बनो, जो नई टेक्निक्स आ गई हैं उनको आप यूज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो। कुछ लोग क्या करते हैं कि पुरानी ही टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जिससे प्रोडक्शन लो क्वालिटी का होता है या ज़्यादा टाइम में होता है। तो टेलर ने यहाँ न्यू टेक्निक को अडॉप्ट करने के लिए बोला ताकि आपका इनोवेशन के साथ बिजनेस ग्रो करे। तो ये किसने दिया था? FW टेलर ने, और इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। आगे देखो बेटा, व्हाट इज़ द मेन मोटिव ऑफ फैटिग स्टडी? फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये सभी किसने दी थी? आपकी FW टेलर ने। अब हम बात करेंगे फैटिग स्टडी होती क्या है। जब भी आप काम करते हो तो काम लगातार करने के बाद आप ना थक जाते हो, तो उसके बीच में आपको रेस्ट चाहिए, जिससे कि आप दोबारा से चार्ज हो जाओ अच्छे से काम करने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए, कैलकुलेट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, टाइम की तो बात ही नहीं हो रही है, तो टाइम स्टडी में था। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट, ये भी नहीं है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी नहीं है। तो बचा क्या? कैलकुलेट ऑफ फ्रीक्वेंट रेस्ट इंटरवल टू बी गिवन टू द एम्प्लॉयज़। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा कि एम्प्लॉयज़ को आपको बीच में क्या देना है? रेस्ट, ताकि काम अच्छे से हो सके। आगे देखो, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबाउट रूट क्लर्क एंड गैंग बॉस। रूट क्लर्क और गैंग बॉस, FW टेलर ने
आपके दोनों डिपार्टमेंट्स प्लानिंग और प्रोडक्शन को अलग कर दिया था, ठीक है। तो उनके अंदर रूट क्लर्क और गैंग बॉस थे। रूट क्लर्क क्या देखता है कि काम को किस रूटीन में करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आई थी, फंक्शनल फोरमैनशिप में। उन्होंने प्लानिंग और एफडब्ल्यू टेलर ने प्लानिंग और प्रोडक्शन को सेपरेट कर दिया था, ठीक है। गैंग बॉस में भी क्या होता है, ये देखा जाता है कि मशीन्स और टूल्स अपनी सही जगह पे रखे हुए हैं या नहीं, ताकि काम होने में एक फ्लो बना रहे और कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, फंक्शनल फोरमैनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज कंसर्न विद। ऑर्डर, ये जो प्रिंसिपल था वो किसने दिया था, ये दिया था आपका हेनरी फ्योल ने, ठीक है। और हेनरी फ्योल ने क्या कहा था कि राइट थिंग एट राइट प्लेस या राइट पीपल एट राइट प्लेस, ठीक है, कि चीज़ों को सही जगहों पे रखो और जो सही व्यक्ति है जो काम कर सकता है उसको सही काम पे रखो, जो जिस काम को करने के लायक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डरली अरेंज ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, ठीक है। गिविंग ऑर्डर टू एम्प्लॉयज नहीं हो सकता, रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप लेवल, इसकी भी बात नहीं हो रही है इसमें, नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या है, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। आगे देखो बच्चे, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट द कंसेप्ट ऑफ रिप्लेसिंग आई विद वी। मैं और हम, जब बात हो रही है तो एक तरह से आपके दिमाग में आ रहा है सहयोग हो रहा है, टीम बन रही है, और टीम की बात आ जाएगी तो मैंने आपको पहले भी बताया एस्पिरिट द कॉर्प, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाए, एस्पिरिट द कॉर्प, कि हम लोग मिलकर सहयोग के साथ टीम बना के काम कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल। हेनरी फ्योल ने कौन कौन से प्रिंसिपल दिए थे, तो आपको याद होगा 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है। तो 14 प्रिंसिपल्स में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी था, इक्विटी था, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन था। ऑल द ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विच इज द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक वर्क। साइंटिफिक टेक्निक किसने दी थी, एफडब्ल्यू टेलर ने, ठीक है। और इन्होंने कौन कौन सी टेक्निक बताई थी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी। तो ये सारी किसने दी है, टेलर ने। तो ऑल द ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, विच इज डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब, कि एक काम को करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए। तो ये बात एफडब्ल्यू टेलर ने कही थी, और ये किसके अंदर उन्होंने दिया था, टाइम स्टडी के अंदर, ठीक है। टाइम की बात आएगी तो टाइम स्टडी, मोशन के अंदर आपको कितने मूवमेंट्स लग रहे हैं, फैटिग के साथ आपको कितना रेस्ट चाहिए, ठीक है। मेथड में आप किस वे में काम को कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके सिर्फ टाइम की बात हुई है, तो टाइम में टाइम स्टडी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द मेथड ऑफ टाइम स्टडी विल डिपेंड अपॉन। मेथड ऑफ टाइम स्टडी किस पर डिपेंड है, तो ये वॉल्यूम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द टास्क, कि कितनी मात्रा में किस तरह से आप लगातार काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उन्होंने वॉल्यूम की भी बात की थी और फ्रिक्वेंसी ऑफ टास्क की भी, तो ए में आपके दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर द ऑब्जेक्टिव अचीव्ड थ्रू टाइम स्टडी, ठीक है। टाइम स्टडी के थ्रू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द वर्कर्स, ये देखा जाता है कि कितने आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, और डिटरमाइंस लेबर कॉस्ट। तो सारे ऑल ऑफ द ऑप्शन आपके इसमें ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे टाइम स्टडी में, ठीक है। आगे देखिए, स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग और सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन। जब बात मूवमेंट्स की आएगी तो आपका वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोशन स्टडी, ठीक है, कि कितने मूवमेंट्स आपको काम करने में लगे थे। तो वेस्टेज मूवमेंट्स को आपको मोशन स्टडी में एलिमिनेट कर देना है, ताकि आपका टाइम पे काम स्मूथली हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी मोशन एग्जाम्पल इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट विच टाइप मोशन। तो मोशन विच आर प्रोडक्टिव, मोशन विच आर इंसिडेंटल, मोशन विच आर अनप्रोडक्टिव। तो ऑल द ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश द स्टडी सीक टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रिक्वेंसी
इंटरवल इन कंप्लीट आर टास्क, जब आप एक काम कंप्लीट करते हो तो उसके बीच में आपको क्या देना पड़ता है, रेस्ट। और ये किस में आता है, फैटिग स्टडी फैटिग में, ठीक है। किसने दिया था, FW टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू रिड्यूस प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप साइज फीचर्स एक्सेट्रा, टू स्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ वेरियस पार्ट्स, टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें आप एक स्टैंडर्ड में देखते हो तो ऑल दी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेचर इज नॉट प्रेजेंट इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या नहीं आता, बिहेवियरल आता है, फ्लेक्सिबल और यूनिवर्सल आता है। देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट इसमें शामिल नहीं होता। बिहेवियर में वर्कर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए ये सब आता है। फ्लेक्सिबल में आपका एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट चेंज करने पड़ते हैं। यूनिवर्सल आपका चाहे हेल्थ एजुकेशन हो या फिर इंस्टीट्यूशंस हो या बिजनेस हो, हर चीज़ में हर लेवल पे आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट काम में आता है। तो एब्सोल्यूट इसमें शामिल नहीं होता, नॉट प्रेजेंट पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द एम ऑफ मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या कहती है, आप जब किसी काम को कर रहे हो तो बेस्ट मेथड से करो। काम को करने के मेथड्स बहुत सारे होते हैं, यानी अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो आपको कौन सा चूज करना है जो कि आपका बेस्ट हो। तो राइट आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, द फाइंड वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई किसने किया था पहले, सबसे पहले हेनरी फ्योल ने। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स भी दिए थे। आपका चाहे वाइवा हो चाहे आपके MCQs में पेपर में सब में यही पूछ लिया जाता है कि 14 प्रिंसिपल किसने दिए, तो राइट आंसर हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर द प्रिंसिपल्स डेवलप। प्रिंसिपल्स जो आपके सिद्धांत थे वो डेवलप कैसे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर। तो ऑल द ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आप अपने सिद्धांतों को डेवलप करते हो तो आपको ऑब्जर्वेशन की भी जरूरत पड़ती है, एक्सपेरिमेंटेशन की भी और पर्सनल एक्सपीरियंस की भी, ठीक है। FW टेलर या फिर हेनरी फ्योल, इन दोनों को अपने प्रिंसिपल को डेवलप करने के लिए ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस सभी की जरूरत पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय हेनरी फ्योल। देखो ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होता है, तो कितने दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स। कई बार बेटा आपसे लाइफ टाइम ऑफ हेनरी फ्योल यानी टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है कि हेनरी फ्योल ने कब से कब तक काम किया, तो 1841 से 1921 तक, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1841 से 1925 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम एंड एक्सप्लेन दैट प्रिंसिपल ऑफ फ्योल विच सजेस्ट दैट कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम शुड फॉलो द ऑफिशियल लाइंस ऑफ कमांड। ये है ना आपकी कि यहाँ से जो ऑर्डर आएंगे वो नीचे की तरफ आएंगे। ऊपर कौन बैठा होता है, टॉप लेवल, नीचे कौन होते हैं, वर्कर्स। उनको बताना होता है ना क्या काम करना है, कैसे करना, उनको ऑर्डर दिए जाते हैं। तो जो ऑर्डर की ये जो लाइन है ये किस में यूज होती है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ठीक है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट व्हेन यूनिफॉर्मिटी इन इंट्रोड्यूस इन मटेरियल्स, मशीन, टूल्स, मेथड ऑफ वर्क्स एंड वर्किंग कंडीशन आफ्टर ड्यू, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। काम को आप अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हो जब आपके पास अच्छी मशीनें हो, टूल्स हो, मशीन्स हो, मेथड काम का करने का अच्छा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट व्हेन स्पेशलिस्ट सुपरवाइज ईच वर्कर। तो ये सारा किस में आता है, फंक्शनल फोरमैनशिप में। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थे किसने दिए, FW टेलर ने, ठीक है। और उन्होंने क्या कर दिया था, फंक्शनल फोरमैनशिप में 2 भागों में बांट दिया था, प्लानिंग डिपार्टमेंट को अलग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलग, ठीक है, ताकि हर वर्कर क्या हो जाए, अपने काम में स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट हो जाए। तो ये किस में आता है आपका, फंक्शनल
फोरमैनशिप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिना और हरीश आर टाइपिस्ट इन अ कंपनी हैविंग सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोनों के पास सेम क्वालिफिकेशन है। हिना इज गेटिंग 3000 पर मंथ, हरीश इज गेटिंग 4000 पर मंथ सैलरी, ठीक है। दोनों को सैलरी का पे स्केल अलग अलग दिया जा रहा है, सेम क्वालिफिकेशन है, सेम वर्किंग आवर है। तो किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड? वायलेटेड मतलब उल्लंघन हो रहा है, किस नियम का उल्लंघन हो रहा है, उसका प्रिंसिपल का नाम बताना है। तो प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन ये कहता है जब सेम क्वालिफिकेशन हो तो वर्कर्स को क्या देनी चाहिए, सेम सैलरी देनी चाहिए। फेयर रेम्युनरेशन मतलब उचित वेजेस देनी चाहिए, ठीक है, एक ही रेट से वेजेस देनी चाहिए या सैलरी देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसी का उल्लंघन हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज इट सेड दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल? क्यों कहा जाता है मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं? क्योंकि आप जब भी एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होते देखते हैं तो उनके अनुसार अपने आप को, बिजनेस को चेंज कर लेते हो, तो मॉडिफाई कर लेते हो, ठीक है। बिजनेस, ठीक है, डायनेमिक होते हैं ना ये, तो बिजनेस को चलाने के लिए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपने में चेंजेस करने पड़ते हैं, तो बिकॉज दे कैन बी मॉडिफाइड। मैंने कहा था कि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, हु गेव 14 जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जर्नल पूछा जाए तो हेनरी फ्योल देना, और साइंटिफिक पूछा जाए तो FW टेलर बता देना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, याद रखना, वाइवा में भी पूछे जाते हैं आपसे, ये भी पूछ लिया जाता है। हेनरी फ्योल वॉज क्या थे, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि हेनरी फ्योल वॉज कहाँ के मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो वो फ्रांस के थे, ठीक है, तो फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर राइट आंसर हो जाएगा। अगर टेलर की बुक थी एक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके पब्लिश्ड होने की डेट पूछ ली जाए तो 1911 है, ठीक है। और FW टेलर का टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो 1856 to 1915, ठीक है। वर्कर शुड बी एंकरेज्ड, जब वर्कर को एंकरेज्ड किया जा रहा है टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्मुलेटेड बाय फ्योल। फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए थे 14, उसमें ऐसा कौन सा प्रिंसिपल था जिसमें ये कहा गया था कि वर्कर्स को एंकरेज करो, ठीक है। तो अगर वर्कर डेवलपमेंट, बिजनेस के डेवलपमेंट में कुछ नए आइडिया देते हैं तो वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव ये कहता है पहल क्षमता, कि आप कुछ नई चीज़ों को अपनाने के लिए, कुछ डिसीजन लेने के लिए, कुछ मोटिवेशन होने के लिए आप शुरुआत करो, पहल करो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। टेलर्स प्रिंसिपल आर स्पेसिफिक एज दे आर साइंटिफिक इन नेचर। टेलर की बात जब भी आएगी, कौन से प्रिंसिपल दिए उसने, साइंटिफिक प्रिंसिपल, तो उसका जो सोचने का तरीका था, काम किया जो उसके बेस पे किया, साइंटिफिक बेस पे, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेलर प्रिंसिपल्स आर स्पेसिफिक, स्पेशल उनके साइंटिफिक बेस्ड थे, तो टेलर के क्या थे, स्पेसिफिक प्रिंसिपल थे। और अगर जनरल प्रिंसिपल की बात की जाती तो जनरल किसके थे, वो हेनरी फ्योल के थे, ठीक है, हेनरी फ्योल। जब बात आएगी साइंटिफिक या स्पेसिफिक, टेलर के प्रिंसिपल थे, और जनरल किसके थे, हेनरी फ्योल। आगे देखिए, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एनविसेज दैट ईच
group of activities having the same objective must have one head, one plan. Explain the principle with some example. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि वन हेड, जिस पर्सन ने एक प्लानिंग की है वही लोगों को क्या देगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, वही लोगों को डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शन देगा कि किस तरह से काम करने, क्योंकि प्लानिंग उसी के दिमाग में है. ठीक है. फ्योल सेज दैट डिसिप्लिन रिक्वायर्ड. डिसिप्लिन कहाँ होना चाहिए? गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल. यहाँ भी डिसिप्लिन होना चाहिए. एग्रीमेंट शुड बी क्लियर एंड फेयर. ठीक है. पेनल्टी शुड बी फेयरली इम्पोज्ड. तो ऑल द ऑप्शन राइट हो जाएंगे. ठीक है. अगर आपको डिसिप्लिन बना के रखना है तो आपको अच्छे से सुपरवाइजर करना है हर लेवल पे, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो. और जो भी आप समझौते कर रहे हो वो कैसे होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए, फेयर, उचित होने चाहिए, अनुचित नहीं होने चाहिए. ठीक है. और पेनल्टी अगर आप लगा रहे हो तो वो फेयरली इम्पोज्ड होनी चाहिए, मतलब समान रूप से होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक कर्मचारी को आप ज़्यादा पसंद कर रहे हो और बी को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उसे डांटते रहते हो. ठीक है. अगर ए की गलती है तो ए के साथ, और बी की है तो बी के साथ सेम, यानी एक फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए. तो यही डिसिप्लिन की रिक्वायर्ड था. ऑल द ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे. आगे देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ, आगे देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइम स्टडी. क्या कहती है? टू एस्टिमेट और डिटरमाइन अ फेयर डेज टू वर्क. ठीक है, कितने दिन में काम करना है, टाइम की बात हो रही है. प्रॉफिट लॉस की तो कोई इसमें बात ही नहीं है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू एस्टिमेट और डिटरमाइन अ फेयर डेज वर्क. व्हाट इज द एम ऑफ मेथड स्टडी. मेथड स्टडी क्या कहती है कि आप एक अच्छा सा तरीका ढूंढ लेना चाहिए काम को करने का. तो फर्स्ट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा टू फाइंड वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब. व्हाट इज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट बेस किस पे होता है? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे. हु वॉज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फर्स्ट टाइम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई किसने किया? हेनरी फ्योल. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रमोटेड टीम स्पिरिट. टीम स्पिरिट की बात है एस्पिरिट द कॉप. ठीक है, यानी टीम की बात जब भी आएगी, हेनरी फ्योल का ये 14 प्रिंसिपल में से एक था, एस्पिरिट द कॉप्स, यानी सहयोग की भावना, टीम वर्क. ठीक है. The principle of management are not rigid and can be modified when the situation demands. Which nature of principle is being discussed here? देखिए, मॉडिफाई करना है प्रिंसिपल को जब भी उसका डिमांड हो. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि देखो प्रिंसिपल आपके कैसे हैं? डायनेमिक, बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस को भी बदलना पड़ता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे है? फ्लेक्सिबल. वाई इज इट सेड दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल की बात आए तो ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज होता है. तो अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑल टाइप मतलब चाहे आप हेल्थ में देखो, यानी आप हॉस्पिटल्स में चले जाओ. ठीक है, चाहे आप हॉस्पिटल्स में चले जाओ, चाहे आप एजुकेशन में चले जाओ. ठीक है, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, चाहे आप आर्मी में चले जाओ, हर जगह आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखने को मिलेंगे. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म, कैसे बनाए जाते हैं? तो एक्सपीरियंस बाय मैनेजर, एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर से हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। बाय प्रोपगेशन ऑफ सोशल साइंटिफिक से कोई लेना देना नहीं है। ऑल द ऑप्शन नहीं हो सकता, तो राइट आंसर क्या है? बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर।